शिक्षा सूत्र के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। एक और लैंडमार्क जजमेंट को देखेंगे जो हमारे मूल अधिकारों से संबंधित है। यह मामला है राजस्थान का, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। यह एक दो तरीके का मामला आता है। इसमें एक तो सज्जन सिंह का व्यक्तिगत मामला था जिसमें उनकी पुलिस में नियुक्ति होती है, उनकी बर्खास्तगी होती है जिसे उन्होंने चैलेंज किया था। और दूसरा होता है मामला कि इसी के अंतर्गत एक 17वें संविधान संशोधन का मामला उठता है जिसमें भूमि सुधारों की बात की हुई है। 17वें संविधान संशोधन में भूमि सुधार से संबंधित 44 कानून लाए जाते हैं और 9वीं अनुसूची में डाली जाती है। तो उसका मामला भी इस केस में उठता है और फिर वो पूरा जो मामला व्यक्तिगत से वो भूमि सुधार वाले मामले पे चला जाता है और उसमें एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आगे की केसों पर प्रभावित करता है। तो हम पूरे दोनों ही मामलों को अच्छी तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सज्जन सिंह की नियुक्ति राजस्थान पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में 1948 में होती है। इनके नौकरी को 1952 ईस्वी में कन्फर्म किया जाता है आईजी पुलिस के द्वारा। कुछ ही दिनों के बाद सज्जन सिंह के विरुद्ध कुछ शिकायतें दर्ज होती है जिसके लिए एक विभागीय इंक्वायरी कमेटी गठित की जाती है। उस कमेटी ने इनके मामले का जांच पड़ताल किया और इन्हें बर्खास्तगी की सिफारिश की। इनकी बर्खास्तगी डीआईजी पुलिस के द्वारा हुई। इसके बाद इन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में और हवाला दिया अनुच्छेद 311 का, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा नियुक्त होता है उसके बराबर या उसके ऊपर के अधिकारी के द्वारा ही बर्खास्त किया जा सकता है। परंतु इनके मामले में हुआ था कि इनकी नियुक्ति आईजी के द्वारा की गई थी, परंतु इनकी बर्खास्तगी डीआईजी पुलिस के द्वारा की गई थी, जो कि पद में आईजी से नीचे का होता है। तो हाई कोर्ट में इनके मामले 2 बार रिजेक्ट भी हुए थे और तब जाकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं और वहाँ पे इन्होंने अपने पिटीशन में कहा कि मेरी नियुक्ति आईजी के द्वारा की गई थी, परंतु बर्खास्तगी उनके जूनियर डीआईजी के द्वारा हुई है और मुझे अपनी बातों को रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। जो इंक्वायरी की गई है वो बहुत कम समय में पूरा कर लिया गया और मुझे पूरा समय नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चलता है, सुनवाई चलती रहती है और अंत में फैसला इनके पक्ष में होता है और अर्थात सज्जन सिंह के पक्ष में फैसला किया जाता है और इनकी बर्खास्तगी को खत्म कर दिया जाता है। अब यह तो इनका व्यक्तिगत मामला था। अब इसी केस की सुनवाई के बीच में दरमियान एक 17वें संविधान संशोधन का मामला उठता है। 17वां संविधान संशोधन क्या था? तो 1964 में एक संविधान संशोधन लाया गया था, 17वां संविधान संशोधन, जिसमें भूमि से संबंधित 44 कानून थे जिन्हें 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। तो उस संबंध में कई अन्य जमींदार और जिनकी ज़मीनें जा रही थी वैसे कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी या सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी। अब इस केस में क्या मामला उठता है, अर्थात सज्जन सिंह वाले केस में जो उनका व्यक्तिगत मामला चल रहा था, बात उठती है कि 17वां संविधान संशोधन जो लाया गया है इसकी प्रक्रिया सही नहीं है, अतः इसको निरस्त किया जाना चाहिए। प्रक्रिया क्यों सही नहीं है उसका कारण यह बतलाया गया कि यह भूमि सुधारों से संबंधित है और भूमि राज्य का विषय होता है। उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को ही होता है, परंतु यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र के द्वारा इस पे कानून बनाए जा रहे हैं, 9वीं अनुसूची में डाली जा रही है। दूसरी बात क्या हो रही है कि इस संविधान संशोधन के लाने से
226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट को अधिकार प्राप्त है उसमें भी कमी हो रही है। अर्थात हाई कोर्ट की आधिकारिकता को कम किया जा रहा है और हाई कोर्ट राज्य से जुड़ा हुआ एक कोर्ट होता है या एक या दो राज्यों से जुड़ा हुआ मामला होता है। तो ऐसी स्थिति में जो संविधान संशोधन लाया गया है यह राज्यों के विषय से भी जुड़ा हुआ है। उस स्थिति में जैसी कि 368 में प्रक्रिया बतलाई गई है कि इसे संसद से भी पास होना चाहिए और आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए, परंतु यहाँ पे तो राज्यों का समर्थन लिया ही नहीं गया है। तो ये संशोधन जो आया है यह गलत है, असंवैधानिक है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया में 3 तरीके बतलाए गए हैं। एक तो विधेयक साधारण बहुमत से पास होंगे, अर्थात दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में अलग अलग बहुमत के आधार पर पास होंगे। उसके बाद वो संविधान संशोधन लागू हो जाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि विशेष बहुमत, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग विधेयक रखे जाएंगे और वहाँ पे उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 के बहुमत से विधेयक को पास होना चाहिए दोनों सदनों में। और कुछ वैसे विधेयक होते हैं जिसमें राज्य से संबंधित कानून या राज्य की शक्तियाँ उससे प्रभावित होने वाली होती हैं, तो वैसे कानूनों को पास करवाया जाता है। उस अर्थात जो संशोधन जो होते हैं उसमें 2/3 बहुमत वाला भी मामला होता है, साथ में आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए। तो इस मामले में जो तर्क दिया गया था यही दिया गया था कि ये राज्यों से जुड़े हुए मामले को प्रभावित करता है। इसी कारण से इस संविधान संशोधन को राज्यों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए था। तब वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि एक 5 जजों की बेंच गठित करती है और इस संविधान संशोधन से प्रभावित और भी लोग जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल चुके थे उन याचिकाओं को भी इसी केस के साथ में क्लब कर दिया जाता है, अर्थात एक साथ सारे केसों की सुनवाई होती है। परंतु इसका नाम जो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के नाम से ही जाना जाता है। बाद में जाकर सज्जन सिंह बनाम भारत संघ एवं राजस्थान राज्य हो जाता है। मामले की सुनवाई होती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना होता है कि इस संविधान संशोधन में जो भी मामले लाए गए हैं यह सिर्फ भूमि सुधार तक ही सीमित है। इसमें हाई कोर्ट की अधिकारिता को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया गया, इससे कहीं पर भी किसी भी तरीके से प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ में जो अन्य मामले थे जैसे कि मूल अधिकार और 368 का झगड़ा जो पहले से चला आ रहा था शंकरी प्रसाद के मामले से ही, कि मूल अधिकार का संशोधन जो होता है वह मूल अधिकारों का हनन करता है, तो वैसे संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो वो वाला मामला भी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले के दिए हुए फैसले में किसी तरीके का सुधार नहीं किया, मतलब कोई अलग फैसला नहीं किया। पीछे जो फैसला दिया गया था उसी को बरकरार रखा गया। परंतु यहाँ पे एक अंतर तो था कि बहस के बीच में या जो 5 जजों की पैनल थी उसमें कुछ अलग अलग मत उसमें थे। कुछ उसमें यह मत उभर कर आ रहा था कि शंकरी प्रसाद वाले मामले को फिर से देखना चाहिए, उसका पुनरीक्षण करना चाहिए, परंतु यह नहीं किया गया। पीछे की बातों को ही, पीछे के ही फैसले को बरकरार रखा गया। परंतु यहाँ जो फैसला दिया गया था उसका मार्जिन कम हो गया था। 3-2 के पक्ष से फैसला दिया, अर्थात जो 3 जज थे वो सरकार के पक्ष में फैसला दिया 3 जजों ने, और 2 जजों ने उसके विरोध में अपना मत रखा। जो 2 जज इसके विरोध में फैसला दिए थे उसमें से एक थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, और यह एकमात्र भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं जिन्होंने 1.5 महीने तक राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाला है।
यह तब की बात हुई थी जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो चुका था और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली थे। तब मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करीब 1.5 महीने तक कार्य किया था। तो ये वही मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। इनका मत कुछ अलग था, मतलब पूरा जो जजमेंट आया था तो दो जो अलग अलग जज थे उसमें एक हिदायतुल्लाह थे। इनका मत था कि शंकरी प्रसाद वाला भी जो मामला हुआ है उसे भी फिर से देखा जाना चाहिए। और साथ में इन्होंने अपने नोट में लिखा था कि मूल अधिकार से जुड़े हुए मामले का संशोधन नहीं किया जा सकता है, अर्थात संसद मूल अधिकारों को टच नहीं कर सकती है। और यही बात आगे जाकर गोलकनाथ केस में मेजॉरिटी डिसीजन भी था। अब दूसरे जज थे जस्टिस मधोलकर। इनका कहना था कि मूल अधिकार जो हैं सो संविधान के मूल तत्व हैं और संविधान में बहुत सारे ऐसे मूल तत्व हैं जो संविधान का एक बेस है, आधार है। उन आधारों को आप नहीं बदल सकते हैं। बल्कि जब इसकी बहस चल रही थी तो उनका तो यह भी एक सुझाव था कि अगर ऐसे तत्वों को, बेसिक तत्वों को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ अलग प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा था कि जनमत संग्रह को आप ले लीजिए कि अगर विशेष मुद्दे को आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप जनता के बीच में जाइए, एक जनमत संग्रह आप लीजिए और जनता का मत हासिल करिए, या और भी कोई तरीके हो सकते हैं। तो ये मूल तत्वों से संबंधित बात इन्होंने पहली बार बतलाई थी और इसी को बेसिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जो कि आगे के केस में जाके देखेंगे कि केशवानंद भारती के केस में इन्हीं की कही हुई बातों के अनुसार डिसीजन हुआ था कि संसद संविधान का संशोधन तो कर सकती है परंतु मूल तत्वों को नहीं बदल सकती, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर में किसी तरीके का बदलाव नहीं कर सकती। तो इस केस का, अर्थात सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के केस का जो सबसे बड़ी बात जो थी यही थी मधुलकर और जस्टिस हिदायतुल्लाह की कही हुई वो बातें, जो कि इसे ही कहा जाता है भारत में बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट के जनक जस्टिस मधोलकर को। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, साथ में सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा देंगे। धन्यवाद।